हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टीडीएस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट सीखी थी और आज हम लोग इस वीडियो से टीडीएस के सेक्शंस की शुरुआत करेंगे। गाइस, वैसे तो टीडीएस आपका बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 194 सेक्शन की सीरीज से देखेंगे। ओके, तो प्लीज कम टू योर फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर टीडीएस, दैट इज डिविडेंड। अब एक बार समझ के लीजिए होता क्या है। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है, ओके, और अगर ये डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ओके, देयर इज वन डोमेस्टिक कंपनी। और डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट होगी, ठीक है। तो और ये ना सिर्फ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, बल्कि हमारे इंडिया में ये रजिस्टर होगी तब जाके इसे क्या बोला जाएगा? डोमेस्टिक कंपनी। तो ये डोमेस्टिक कंपनी जब भी अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन ध्यान रखना शेयर होल्डर भी कौन सा? रेसिडेंट शेयर होल्डर, ठीक है। जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ऐसे शेयर होल्डर को अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देती है तो याद रखना जो भी डिविडेंड दिया जाएगा तो उस पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हुई आपकी सबसे पहली कंडीशन ऑफ सेक्शन 194, दैट इज जब भी आपकी डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड पे करेगी अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर को, तब उसे उस पर टीडीएस काट के पैसा देना पड़ेगा। ओके, हम लोग सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194। तो इसमें बोला गया है जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर रहेगा एक डोमेस्टिक कंपनी का, ओके, इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय इट टू इट्स रेसिडेंट शेयर होल्डर। तो जो भी इस डोमेस्टिक कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर है, अब नॉर्मली तो ये काम आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, ओके। तो ये लोग क्या रहेंगे बच्चों? ये लोग एलिजिबल रहेंगे काय के लिए? टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। अच्छा, टीडीएस किस पर डिडक्ट करना है? जो डिविडेंड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है या पेड कर दिया है, तो उस पे उन्हें क्या डिडक्ट करना पड़ेगा? टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स से ये डोमेस्टिक कंपनी अगर 10,000 का डिविडेंड देना चाहती है इस शेयर होल्डर को, तो इसमें से टीडीएस काट के ये क्या करेंगे बताओ? रिमेनिंग अमाउंट इस शेयर होल्डर के हाथों में पकड़ा देंगे। ओके, तो ये बात मेरी अच्छे से समझ के लेना। लेकिन एक बात और याद रखो, ये शेयर होल्डर कौन सा चाहिए? रेसिडेंट शेयर होल्डर होना चाहिए, तभी जाके आपका ये पर्टिकुलर सेक्शन 194 यहां पर वर्क करेगा। अब कोई पूछ सकता है कि सर अगर ये शेयर होल्डर नॉन रेसिडेंट रहा तो क्या प्रॉब्लम है? तो बच्चों, नॉन रेसिडेंट अगर होगा तो टीडीएस के कुछ अलग सेक्शंस आते हैं जो आप लोग सीए फाइनल लेवल में पढ़ने वाले हो। ये यहाँ पे आपको डिस्कस करने नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सब आपको कंटेंट आगे दैट इज सीए फाइनल में आपको मिल जाएगा। ओके, तो फिलहाल इतना ही जान लो, डोमेस्टिक कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे या पेड करे टू अ रेसिडेंट शेयर होल्डर, तो वो क्या करेगा बताओ? टीडीएस डिडक्ट करके बची हुई अमाउंट उस बंदे के हाथ में दे देगा। होप सो दिमाग में गया होगा, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठ सकता है कि सर आपने सिंपली बोल तो दिया कि डिविडेंड देते वक्त टीडीएस का पैसा काट के फिर बचा हुआ अमाउंट दिया जाता है। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आप कितना पैसा काटोगे इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस? तो उसका जवाब है बच्चों, आप लोगों को 10% से टीडीएस काटना पड़ेगा। ओके, और 10% किसका? जो डिविडेंड आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसका 10% आप लोगों को काट के रिमेनिंग अमाउंट देनी पड़ेगी। तो सपोज इस केस में अगर आप 10,000 पे कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो 10,000 का 10% बोलो कितना आएगा? 1,000। तो 1,000 काट के जो बचा हुआ 9,000 है, ये पे किया जाएगा आपके शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और ये 1,000 जो डिडक्ट कर दिया, दिस विल बी द टीडीएस जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ओके, होप सो सबको रेट भी अभी याद रहेगा, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी होती है डोमेस्टिक कंपनी अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही होगी, तो सेक्शन 194 वहां पे आ जाएगा विच इज ऑफ टीडीएस ऑन डिविडेंड। सवाल है सर कितने रेट से डिडक्ट करोगे? तो जवाब बहुत सिंपल है, 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन बच्चों आपको भी पता है जो पिछला साल था ये पूरा कोविड के चक्कर में तबाह हो गया, यू नो वेरी वेल। इसकी वजह से तो
बहुत से लोग बहुत हैम्पर हो चुके थे, क्योंकि फाइनेंशियल हम मैं बोल सकता हूँ कि डिसेबिलिटी सबको महसूस होने लग गई थी। ओके, तो यही बातों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड 14 ऑफ मई 2020 से 31 मार्च 2021 में अगर कोई डिविडेंड पे किया होगा तो उसका टीडीएस 7.5% से कटेगा, ना कि 10% से। लेकिन इट इज वेरी स्पेसिफिक, ये सिर्फ और सिर्फ इसी पीरियड में अगर आपने डिविडेंड दिया होगा तभी उस पे टीडीएस 7.5% से कटेगा। समझ में आई बात? नहीं तो अदरवाइज 10% का ही वहां पर क्लॉज अप्लाई होगा। इस पीरियड में अगर है तो 7.5%, लेकिन इस पीरियड के अलावा अगर मान लीजिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो वहां पे टीडीएस 10% से लगेगा। होप सो सबके दिमाग में आ गया होगा। ओके, इसके बाद हमको ये भी जानना जरूरी है कि डिडक्शन ऑफ टैक्स कब किया जाएगा। मतलब ये जो डोमेस्टिक कंपनी अगर इतने रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है तो उस पर टीडीएस काटना है, ये तो हमें समझ गया। कितना परसेंट काटना है ये भी समझ गया, लेकिन काटना कब है ये भी जान के ले लेना। तो याद रखिए बच्चों, डिडक्शन आपको कब करना पड़ेगा? बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड। आप पेमेंट करने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? टीडीएस डिडक्ट करके फिर रिमेनिंग अमाउंट आपको पे कर देनी पड़ेगी। ये बात अच्छे से याद रख लेना। ओके, तो आपका डिविडेंड हो या डिम डिविडेंड हो, कुछ भी हो, तो आपको पहले टीडीएस काटना पड़ेगा और फिर जाके आप लोग वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपके रेसिडेंट शेयर होल्डर को पे करने वाले हो। ओके, तो ये बातें मेरी होप्स हो आपके पल्ले पड़ी होगी, दिमाग में गई होगी। ठीक है, एंड नाउ हमने सब कुछ तो देख लिया कि कब काटना पड़ेगा, कितने रेट से काटना पड़ेगा और किसे काटना पड़ेगा, ये सब बातें हमने देखी। एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194। आपको ये जो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 विच इज ऑन डिविडेंड है, ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन कब अप्लाई नहीं होगा, शांति से मेरी बातें सुन के लेना। ओके, लेट्स से एक डोमेस्टिक कंपनी है, ये डोमेस्टिक कंपनी अपने किसी पर्टिकुलर रेसिडेंट शेयर होल्डर को, ठीक है, डिविडेंड पे कर रही है और ये रेसिडेंट शेयर होल्डर इंडिविजुअल है। यू नो वेरी वेल, इंडिविजुअल मतलब हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे, राम श्याम सीता गीता। ओके, मतलब ये एचयूएफ नहीं चाहिए, ये आपका कंपनी नहीं चाहिए, पार्टनरशिप फर्म नहीं चाहिए। ओके, अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड पे करती है रेसिडेंट शेयर होल्डर को जो कि एक इंडिविजुअल है, ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो डिविडेंड की अमाउंट है ये अगर लेस देन 5,000 रुपीज है, समझ में आ रही है बात? अगर ये डिविडेंड की जो अमाउंट है वो कितनी है बताओ? डज नॉट एक्सीड 5,000। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 5,000 की ये डिविडेंड की अमाउंट है। क्लियर है? मतलब एग्जैक्ट 5,000 भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। और दूसरी बात, अदर देन कैश ये डिविडेंड पे किया जा रहा है। ठीक है, अदर देन कैश ये डिविडेंड पे किया जा रहा है। प्लीज चेक कंडीशन वंस अगेन। एक डोमेस्टिक कंपनी है, डिविडेंड पे कर रही है अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर को, जो रेसिडेंट शेयर होल्डर एक इंडिविजुअल है, तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा, रामश्याम सीता गीता, एक ह्यूमन बीइंग है। ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है, एचयूएफ नहीं है, कंपनी नहीं है। तो अगर उसको जो डिविडेंड दे रहे हो उसकी अमाउंट लेट से लेस देन और इक्वल टू ₹5,000 है एंड अदर देन कैश है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बोला गया है, एंड अदर देन कैश होगा तो याद रखना गाइस, यहां पे आपको टीडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहां आपको टीडीएस डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो डिविडेंड पे कर रहे हो वो लेस देन और इक्वल टू 5,000 चाहिए और वो भी अदर देन कैश चाहिए, तब जाके आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये डोमेस्टिक कंपनी इस पर्टिकुलर रेसिडेंट शेयर होल्डर को जो कि एक इंडिविजुअल है उसे पे कर रही है 6,000 और लेट से उसे पे किया है एक चेक के थ्रू, कंफर्टेबल? अब ये अदर देन कैश तो है लेकिन अमाउंट इज एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, तो 5,000 से एक्सीड कर रहा है तो इस केस में यहां पे टीडीएस आएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल,
लेट्स से अमाउंट तो डिविडेंड की 3000 है, लेकिन 3000 जो पे किया है वो पे किया है इन कैश। तो अमाउंट तो 5000 के नीचे है, लेकिन आप कैसे पे कर रहे हो बताओ? कैश में पे कर रहे हो, और कंडीशन क्या बोलती है? अदर देन कैश चाहिए। तो इस केस में भी टीडीएस आपका आने वाला है। समझ में आ रही है बात आपको? तो बच्चों, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होए तभी जाके आपका टीडीएस नहीं आएगा। जैसे लेट से आप जो डिविडेंड दे रहे हो वो 4500 का है, और वो आप लोग लेट से डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप लोग पेमेंट कर रहे हो। अब यहां पे देखिए 5000 से नीचे है, एंड दूसरी बात अदर देन कैश है, तो ऐसे केस में यहां पर टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो होप सो सबके दिमाग में ये एक रेस्ट्रिक्शन भी समझ में आया होगा। तो प्लीज चेक इट डाउन। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194, तो इसमें क्या बोला? नो टैक्स इज डिडक्टेड इन केस ऑफ अ शेयर होल्डर बीइंग एन इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल चाहिए। द डिविडेंड इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो अदर देन कैश, ये चीज ये फुलफिल होनी चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड और एग्रीगेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड पेड or likely to be distributed or paid during the financial year by the company to such shareholder does not exceed 5000। तो ये भी याद रखना, ये जो 5000 की लिमिट है ये कोई सिंगल डिविडेंड की लिमिट नहीं है। कंपनी जितने भी 12 साल में डिविडेंड पे करेगी उसका एग्रीगेट जो है वो 5000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। लेट से कंपनी ने 2 बार 2500 और लेट से 4000 ऐसे करके लेट से डिविडेंड दे दिया, टोटल कितना? 6500 का। अब ये 5000 तो एक्सीड कर रहा है, बट आप बोलोगे सर ये 5000 से कम है, ये भी 5000 से कम है, तो यहां पे टीडीएस नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एग्रीगेट लिमिट देखी जाएगी, और एग्रीगेट लिमिट यहाँ पे 5000 क्रॉस कर रही है, तो यहां पर टीडीएस आने वाला है। ठीक है, तो ये बातें मेरी अच्छे से याद रखना। ओके गाइस, तो होप सो आपको नॉन एप्लीकेबिलिटी का भी ये पॉइंट समझ में आया होगा। उसके अलावा और एक पॉइंट है जो इतना आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा, बट स्टिल चेक कर लीजिए। टीडीएस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू सच डिविडेंड क्रेडिट और पेड टू एलआईसी जीआईसी सब्सिडरी ऑफ जीआईसी और एनी अदर इंश्योरर। इसका मतलब है जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, या उनके सब्सिडरीज को अगर डिविडेंड पे किया जा रहा है, तो याद रखना बच्चों वहां पर भी टीडीएस नहीं आएगा। ओके, होप सो सबके दिमाग में ये पर्टिकुलर सेक्शन 194 अच्छे से गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।